वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज की कहानी मेरी जुबानी बॉस स्टार्ट करते हैं एक ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ, एक ऑसम से सुबह के साथ। ओके सो आप लोग भी तो ऑसम ही हो क्योंकि हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बॉस। एक बेहतरीन से कंसेप्ट बिल्डिंग की पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमने ले रखी है कि अपने सारे कंसेप्ट अच्छे से हम सीख के जाएंगे और हर कैटेगरी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो जैसे कि आपको सबको पता है कि यार सबसे पहला लेक्चर ऑलरेडी हमने कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है उसका। और आज लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे जहां पे हम डायोड की डिस्कशन करने वाली हैं और जितने भी टाइप के कैटेगरी हो सकते हैं, कंसेप्ट हो सकते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उन सब की डिस्कशन आज के इस लेक्चर में बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। ओके सो होप सो आपने फर्स्ट लेक्चर को मस्त तरीके से एंजॉय किया होगा। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है बेसिकली जिसके थ्रू हम कंसेप्ट को और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। लाइक भाई ये कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, इस तरीके से इसमें ये यूज हो रहा है और कौन सी वो छोटी छोटी बातें होती है जिनका आपको ख्याल रखना होता है एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए किसी भी कंसेप्ट की। ओके और उसका यूज करके क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने हैं। तो आज सारी टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं, वो सारी टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं कि जिनका यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो डायोड पे डिपेंडेंट होंगे। जीनर डायोड पे एक स्पेशल टाइप का जो डायोड होता है, जीनर डायोड, आप सबने नाम सुना है, हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है उससे रिगार्डिंग। ओके सो कम ऑन हियर वी गो और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द पीएन जंक्शन, ये कैसे बनाया गया पहले इसके बारे में सुनो जल्दी से, बढ़िया से मस्त तरीके से, और जल्दी से इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे। उसके बाद बस तरीके से देखो पता है क्या होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, पी साइड जो होता है हमारा एन टाइप जो सेमीकंडक्टर था और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर था। अगर आप इंडिविजुअली पी टाइप के सेमीकंडक्टर की कहीं पे यूज करते हैं तो उसका बहुत ही मतलब उतना ब्रॉडली यूज नहीं होता है, बहुत लिमिटेड सा यूज होता है। अगर आप इंडिविजुअल सेमीकंडक्टर की यूज कर रहे हैं, जैसे पी टाइप है मतलब जिसमें होल्स मैटर करते हैं करंट के लिए, मतलब होल्स का जो नंबर होता है वो ग्रेटर होता है कंपैरेटिवली टू जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, मतलब वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स माने जाते हैं। सो उनके थ्रू भी करंट बन रही है भाई, होल्स के थ्रू जो करंट बन रही है, बट उनका उतना मेजर रोल नहीं होता है, मतलब उनका मेजर उनका यूज नहीं किया जाता है, एक लिमिटेड यूज होता है ऐसे समझो। वैसे इंडिविजुअली किसी भी सेमीकंडक्टर का आप यूज करो, जैसे एन टाइप का आप यूज करें, उसका भी इंडिविजुअली लिमिटेड यूज होता है। बट कहानी में ट्विस्ट आया जब आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया एक साथ, है ना, उसको कंबाइंड किया एक साथ। ठीक है तो एक नया अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया, कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो गया जिसको पी से बना एन से बना, हमने उनको एक साथ लेके आया, कंबाइंड किया तो बन गया पीएन जंक्शन। एंड दैट पीएन जंक्शन यू कैन से दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। एक ऐसा अरेंजमेंट बन गया भाई जो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, है ना, काम करके हमें दे रहा था और अच्छी खासी करंट बना रहा था। तो दैट्स वाई उसका एक अच्छे लेवल पे बहुत ज्यादा यूजफुल उसका यूज होने लगा। तो उसी की हम डिस्कशन करने वाले। तो थोड़ा सा बेसिक आपको पता चल गया होगा कि यार सर पी टाइप सेमीकंडक्टर था हमारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर था, बट इंडिविजुअली उनका कोई अच्छा ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा था, तो हमने एक जंक्शन बनाना है। यस अब देखो पी टाइप आपको पता है, यस एन टाइप आपको पता है, यस अब उनको कंबाइन करना है, हाँ उसी के बारे में बात करेंगे। हाँ बस 2-3 मेन पॉइंट है इसमें, उन पे फोकस करना, उनको समझ लेना, इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका। ठीक है कम ऑन। सो देखो पीएन जंक्शन, अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने बनाना कैसे, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअली सेमीकंडक्टर आप यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं बॉस, देखो तो एक हमने क्या किया, जैसे हमारे पास अलग अलग होता था भाई, ये सपोज करो पी लेयर है, पी टाइप की है ये, और इसमें होल्स ज्यादा होंगे, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। मतलब पी टाइप का मतलब जिसमें होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट बहुत कम होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे। ये भाई साइज एक ही है इनका, ये लड्डू लड्डू से मैं बना रहा हूँ ना, और जो ई बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो इसमें जो होल्स है उनका नंबर बहुत 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 ज्यादा होता है, सॉरी होल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली। तो जो करंट का फ्लो होगा वो ड्यू टू होल होगा, समझो बात को। ये पी टाइप हो गया, अलग से हो गया, अच्छा सर ठीक है। और एक ले लेते हैं हम एंटा, अरे बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है। आज के इस ट्रेन में हम बैठ चुके हैं और यात्रीगण कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे कि मजा आने वाला है। हर कैटेगरी क्वेश्चन हम मस्त तरीके से सीखने वाले हैं और आज सारे टाइप के क्वेश्चन आपको सिखा के जाने वाला हूं यहाँ से, जितने भी टाइप के आते हैं। ओके सो यहाँ पे इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बॉस वो बहुत ज्यादा होता है जी, और ये जो होल्स होते हैं बट बहुत कम होते हैं। ऐसे मान लो ऐसे, तो ये एन टाइप बोलोगे आप, ठीक है सर। इसमें जो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी मैं उल्टा ही बोले जा रहा हूँ वो ज्यादा होता है, ठीक है वो ज्यादा होता है काफी। तो यहाँ पे जो करंट रिस्पॉन्सिबल होती है वो ड्यू टू ई, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज्यादा करंट यहाँ पे बनेगी। ओके सो कूल। अब वो बोलते हैं इनको कंबाइंड कर देते हैं, कर दो ना भाई, ज्वाइन करो इनको एक तरीके से। देखो तो यार ये समझ लेना, बस मजा आ जाएगा बॉस, एक नंबर मजा आने वाला है बॉस। ठीक है तो हमने क्या किया, इनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है सर।
तो जब हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, कॉम्बिनेशन, तो जहां पे इनको हम ज्वाइन करते हैं दोनों को, एक पी साइड को और एन टाइप को, तो इसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, क्योंकि जंक्शन पे ही तो डिपेंड करेगा उनका डिफ्यूजन, होल्स इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स होल्स रीजन में डिफ्यूज होंगे अट्रैक्ट होने की वजह से, किसी भी तरीके की वजह से। ठीक है, तो उनका डिफ्यूजन होगा, करंट बनाएंगे, फिर इस तरीके की सिचुएशन कहां होगी, जंक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा ना बॉस। ठीक है, तो जंक्शन जो सेपरेट कर रहा है पी साइड को और एन साइड को, तो इधर पाए जाते हैं प्राणी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव प्राणी पाए जाते हैं इस वाले घर में। ठीक है, इस घर में पॉजिटिव प्राणी रहते हैं भाई, है ना, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, है कि नहीं है। तो थोड़े बहुत इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली माइनर चार्ज, ये ना कमाल होगा, ये जो माइनरी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हो ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है पी साइड में या एन साइड में होल्स है, ये बाद में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आप देखो तो जरा, देखते तो जाओ जरा। तो ये है आपकी कहानी मेरी जुबानी। और इस वाले घर में पाए जाते हैं नेगेटिव वाले प्राणी हैं जी, नेगेटिव सोचते रहते हैं यार हमेशा, लेकिन यहाँ पे ये अच्छे वाला नेगेटिव है बुरे वाला नेगेटिव नहीं है, अच्छे वाला। कैसे सर? अच्छा, अच्छे वाले नेगेटिव भी होते हैं क्या? यस। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, एक्चुअली में वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्चुअली में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वही तो सब कुछ है। द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जब इलेक्ट्रॉन किसी कहीं से जाता है वहां पे जो वो स्पेस छोड़ के जाता है उसको होल कहा गया। होल इज नथिंग इन रियलिटी एक्चुअली, बट दैट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज एवरीथिंग है। चलो, सो यहाँ पे हमने बात कर ली है। ओके सर, ये होल्स होंगे, बिल्कुल होंगे सर, ये थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे से लेटे होंगे इधर कहीं के, है। तो एक जंक्शन क्रिएट हो गया। तो जैसे ही ज्वाइन किया उत्तरी, जैसे ही ज्वाइन किया वैसे ही एक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने लगा अपने आप, विदाउट एनी कॉज। कुछ भी बाहर से आपने एनर्जी सप्लाई नहीं करी, एक्सटर्नल कोई बैटरी एक्ट नहीं कराई, बस आपने दो लेयर ली, एक पी साइड की एक एन साइड की, उनको ज्वाइन किया बस। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है पी साइड, मेरा हाथ है एन साइड, बस इसको ज्वाइन कर दिया, तो अपने आप एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो ध्यान से देखो, वो बोलता है कि इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पी रीजन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में, और उससे क्या होगा, जब ये इधर जाएंगे तो पी रीजन में इनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये भी कह सकते हो आप, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे होल क्रिएट होंगे, यानी होल्स इस रीजन से इसमें डिफ्यूजन करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ गया? तो देयर इज ए प्रोसेस है, ये होल होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, मतलब जैसे ही इधर आएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को डिफ्यूज कर डालेंगे। समझ गया? तो एक प्रोसेस होगा, मतलब जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी भी नहीं है कि जो उनको जबरदस्ती आगे भेज रही हो, है जी भाई इलेक्ट्रॉन है भाई, ये अट्रैक्ट तो होगा, इसको दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, देखो कि होल है, वैकेंट सीट है, तो जा सकता हूं वहां पे, होल है, जा सकता हूं, ठीक है, तो ये जाएगा वहां पे, वो जा रहा है वहां पे। ठीक है, तो एक प्रोसेस ऐसा आएगा कि भाई होल्स इधर दिखाई देंगे और इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में दिखाई देंगे, होल्स इस रीजन में दिखाई देंगे, है ना। तो इस जंक्शन के आसपास के रीजन में अपोजिट साइड में, जैसे पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देने लगेंगे और इधर आपके कुछ होल्स दिखाई देने लगेंगे एन साइड में, तो एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब देखो अपने आप हो रहा है, जबरदस्ती तो कुछ हो नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, बाहर से कोई हमने एनर्जी भी सप्लाई नहीं कर रखी है कि नहीं, अपने आप मिल रहा है भाई, मिलन अपने आप हो रहा है भाई, तो हम कैसे रोक सकते हैं, है कि नहीं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा क्योंकि आपको समझाना है, उसके बाद तो कुछ में करना ही नहीं है, देयर इज अ मैकेनिज्म। ओके, सो कूल। तो फिर क्या करना है सर, देखो तो ये जो जंक्शन था इसको एज इट इज रखो आप। हाँ ठीक है सर, एज इट इज रखना है बॉस, समझो आप, है धुरंधर तरीके से। तो हुआ क्या, यहां पे देखो इस रीजन में ये जो होल्स थे भाई, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, है ना, डिफ्यूजन होने के बाद, है तो यहाँ पे कुछ होल्स क्रिएट हो गए, और इधर तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखो आप इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन्स, और इधर होल्स होल्स होल्स, तो ये पी रीजन है ना वैसे भी। तो डिफ्यूजन की वजह से जो मर गए तो उनकी वजह से कुछ तो करंट बनी होगी, बट एक समय ऐसा आया दोस्तों जब उनका डिफ्यूजन फर्दर स्टॉप हो गया, मतलब द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड, एंड यू कैन से हियर बिकॉज ऑफ होल्स इज जस्ट अ वैकेंट शीट, है ना। You can say this is the absence of the electron, so that's why holes, इधर से अगर इलेक्ट्रॉन आया तो होल्स बनने लगे, मतलब होल्स आप मान सकते हो कि इधर जाने लगे। ठीक है, तो इधर इस देखो पी रीजन में आपको, यहाँ पे इस रीजन में बाउंड्री के आसपास का एक रीजन क्रिएट हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं कि नहीं, और इधर आपको होल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस एन रीजन में तो एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जो होल्स का फर्दर मूवमेंट एन साइड में नहीं कर सकता है, मतलब उसको स्टॉप कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो इधर आ रहा था, देखो इस रीजन से पी साइड में आ रहा था, वो अब इधर नहीं आएगा, क्योंकि इधर होल्स की एक लेयर बनके तैयार हो गई, इधर इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर बनके तैयार हो गई, बाकी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया यहाँ पर
ठीक है, जो इन होल्स का आपस में एक दूसरे के रीजन में जाके डिफ्यूजन होने का प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन होने का प्रोसेस, आपस में मिलन करने का प्रोसेस स्टॉप कर देता है। स्टॉप हो गया मतलब एक टाइम तक हुआ, उसके बाद ये स्टॉप कर गया, मतलब इनका मूवमेंट एक दूसरे के रीजन में जाना बंद हो गया। इतनी बात समझ में आती है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा था, उधर से होल इधर मान लिया आ रहा था, तो बीच में दीवार खड़ी कर दी गई कि भाई तू इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएगा, मना कर दिया उनको, उधर से तू इधर नहीं आएगा, है जी, रोक दिया उनको। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लेयर बन जाती है जंक्शन के पास जो लेयर बनती है, इसको नाम दिया गया है डिफ्लेशन लेयर। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन लेयर। रोकने वाली, फर्दर डिफ्यूजन, फर्दर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल, उनको रोकने वाला एक रीजन क्रिएट हो गया, बात खत्म है कि नहीं? बात खत्म हो जाती है। समझ गो एक आपका दोस्त है और आप हो, आपकी बेहतरीन गहरी सी दोस्ती है जी, और एक विलन की एंट्री हो जाती है आपकी दोस्ती के बीच में, तो आपको आपके दोस्त के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। पहले तो आप मिल रहे थे मस्त तरीके से, वो भी आ रहा था, आप भी आ रहे थे, आप मिल रहे थे, दोस्ती हो रही थी, मैच वैच खेल रहे थे, बढ़िया गेम वेम खेल रहे थे आप। गेम आजकल तो चलो गेम की बात करते हैं, गेम की बात कर रहे हैं हम, गेम खेल रहे थे ऑनलाइन। ठीक है, तो घर वालों ने, किसी ने भी रोका आपको कि नहीं अब तुम नहीं मिलोगे, तुम नहीं खेलोगे, तो ये बिल्कुल तुम्हारे बीच में, इधर तुम्हारा दोस्त, इधर ये आप खुद ही हो, तो बीच में एक रीजन क्रिएट होगा। अगर आपने मिलना है तो उस स्पेस को कम करना है, अगर नहीं मिलना है और आपके बीच में वो दीवार और बड़ी कर दी गई, तो आपका मिलने का मतलब आप नहीं मिल पाएंगे, मतलब उनके बीच में जो स्पेस है और ब्रॉड हो गया, मतलब घर वालों ने और ज्यादा अपोजिंग फोर्स आपके ऊपर लगा दिया कि अब तो बिल्कुल नहीं मिलना, तुम तो मान ही नहीं रहे हो। लेकिन किसी तरीके से अगर आपने वो रीजन कम कर दिया है तो आपका मिलना फिर से हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो आपस में रिकंबाइन फिर से कर सकते हैं, फिर से डिफ्यूजन हो सकता है, फिर से वो करंट बना सकते हैं, है कि नहीं? तो दिस इज द मेन थिंग। तो ये जो रीजन बना है इसको बोलते हैं हमने डिफ्लेशन, यानी रोकने वाली लेयर है, जो उनको फर्दर रिकंबाइन करने से रोक रही है। बात खत्म। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से हुआ क्या आप खुद देखो भाई। देखो पी साइड में इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ ठीक है सर, तो सर इससे क्या पता चल रहा है? और इधर कुछ होल्स क्रिएट हो गए, ठीक है सर, तो यहां पे उसने बोला कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और इधर नेगेटिव। एक तरीके से देखो ना आप, है अगर मैं इस रीजन को ध्यान से देखूं, यहां पे एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे आपको दिखाई देगा। तो ये जो बैटरी की तरह एक सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसका प्लस ये माइनस, तो इसका पोटेंशियल जो यहाँ पे क्रिएट हो गया उसकी डायरेक्शन इधर हो गई है, और इस पोटेंशियल को दोस्तों नाम देते हैं बैरियर पोटेंशियल। व्हाट इज दिस? दिस इज बैरियर पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज बैरियर। बैरियर मींस जग बैरी हो गया, लाइक समथिंग लाइक आपने सुना होगा, दुश्मन हो गया, रोकने वाला। बैरी मींस एक तरीके से रोकने वाला, दुश्मन, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल ऐसे समझो ना कि अब ये एक नया फील्ड यहाँ पे एक प्रोड्यूस हो गया है, हाँ एक तरीके से इंड्यूस हो गया आप कह सकते हैं, इस पी साइड में इलेक्ट्रॉन के आने से और ई साइड में मतलब एन साइड में होल्स के जाने से। ये अपोजिंग है, ये अपोज करेगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर इसको कम करना चाहते हो तो उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मिलन कराना चाहते हो, उनको रिकंबाइन कराना चाहते हो, और जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक करंट बनेगी नहीं, ये तो आपको भी पता है मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे सर उसके लिए? तो क्लियर हुआ बैरियर पोटेंशियल, व्हाट इज दैट, है ना। ये बढ़ता जाएगा तो इनको तकलीफ होगी मिलने में, इसको घटाना पड़ेगा। तो डिप्लेशन लेयर के बारे में सबसे पहले बात रखो याद, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है ना डी, ये लगभग 1 माइक्रोन की होती है, मतलब 10⁻⁶ मीटर की होती है। बिल्कुल वेरी 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 क्लियरली यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट अबाउट दिस डिप्लेशन लेयर, ठीक है। और जो डिप्लेशन लेयर होती है ये डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब वो आपको पता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो डिप्लेशन लेयर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होती है। डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज, है। तो अगर डोपिंग आप इंक्रीज कर रहे हो, ज्यादा इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, तो डिप्लेशन लेयर कम होती जाएगी। मतलब अगर नेचुरली इस डिप्लेशन लेयर को आप कम करना चाहते हो, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाली, जब वो मिलेंगे तभी करंट बनेगी, उनको रोकने वाली दीवार को अगर आप कम करना चाहते हो, उसकी विड्थ को कम करना चाहते हो, तो आपको डोपिंग करनी पड़ेगी। डोपिंग को ज्यादा इंक्रीज, मतलब करनी तो पड़ेगी लेकिन इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली देखो कम हो जाएगी। तो दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। व्हाट इज दैट सर? कि जो डोपिंग होती है, ये जो डिफ्लेशन लेयर की थिकनेस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ये भी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगी बॉस। तो ये 3 पॉइंट में से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हमारे थ्योरेटिकल टाइप के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ ले जाते हैं। दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज क्लियर हो गई यार सर, अगर हम पी साइड को और एन साइड को मिला रहे हैं तो एक कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो गया, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन।
या पीएन जंक्शन डायोड। और जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल रहे थे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कहीं ना कहीं यहां बनी होगी और आफ्टर सम टाइम उनका आपस में मिलना, रिकॉम्बाइन होना, उनका डिफ्यूजन होना स्टॉप हो जाता है और उनके बीच में एक रीजन क्रिएट हो गया जिसको डिफ्लेक्शन लेयर का नाम दिया गया। और अगर फिर से इनको मिलाना चाहते हो, मतलब करंट बनाना चाहते हो पीएन जंक्शन के थ्रू, यानी पीएन जो आपका डायोड है उसके थ्रू, तो आपको इस डिफ्लेक्शन लेयर को कम करना पड़ेगा। और उसको कम करने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, प्रोटॉन आगे बढ़े, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, तब इस दीवार को तोड़ के आपस में मिल सकते हैं। और उसके लिए एंट्री हो जाती है मोटिवेटर की, और वो मोटिवेटर का नाम है, बोलो, बैटरी। है कि नहीं? बैटरी। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ठीक है, कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बस बेहतरीन तरीके से आप मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और आप कर सकते हैं, आप फोड़ सकते हैं अपने एग्जाम को, ठीक है। बस यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो मैं तो नहीं एग्जाम देने जा रहा हूं आपके साथ, बट मैं फोर्स कर रहा हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं बाहर से, ठीक है। तो एक जो गैप बना है तुम्हारे और तुम्हारे एग्जाम के बीच में, उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप कहीं से, जैसे फिजिक्स यहाँ से मान ले, यहाँ से कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ और कहीं से पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, है ना, बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, जो मैथ वाले मैथ पढ़ रहे होंगे। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके एग्जाम और आपके बीच का गैप कम कर रहे हैं। तो वो गैप जैसे जैसे कम होता जाएगा, आपका एग्जाम आपके पास आता जाएगा और इजी होता जाएगा, और उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। यही है, ऐसे समझो, है ना, मजा आएगा। आप कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो। और जब तक आपका एग्जाम और आप मिलोगे नहीं तो एग्जाम दोगे कैसे हो, क्रैक कैसे होगा, एग्जाम ही नहीं दोगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का आपस में रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है। उनका अपने घर से निकल के इसका होल्स का और इलेक्ट्रॉन का आपस में मिलना जरूरी है ना, डिफ्यूजन करना जरूरी है। समझ गए आप? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब एक चीज यहां से एंट्री हो जाती है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये पी साइड है, ये एन। अगर होल को आगे बढ़ाना चाहते हो तो होल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल कर सकता है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यस, अगर आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड पे कनेक्ट कर देते हो और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड पे कनेक्ट कर देते हो, दोस्तों इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायजिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायजिंग। इसमें क्या होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आगे को जाएंगे और आपस में मिलेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे, इस रीजन को कम करेंगे, रीजन धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, है, और उनका मिलन होगा तो करंट बन जाएगी। लेकिन अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया कि पी साइड पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, तो नेगेटिव वाला तो होल्स को अट्रैक्ट कर लेगा यार, क्या बात कर रहे हो। और आपने एन साइड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अभी भी नहीं मिल रहे थे, इस दीवार की वजह से वो फिर से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये उसको और पीछे को खींच लेगा, तो कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे। आपके दोस्त को और आपको घर वाले खींच के ले गए हैं, चलो, है, तो आपके बीच में सेपरेशन और ज्यादा बढ़ गई यार, है कि नहीं? तो पंगा हो जाएगा। जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, बेसिकली आप यहाँ हो, ये एग्जाम है, ठीक है, ये एग्जाम है, ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, मतलब ये जो बीच का गैप है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा मेरे से नहीं होना, मेरे से नहीं होना, आप छोड़ दोगे। लेकिन मोटिवेटर का काम क्या है? आपको सपोर्ट करना, पास आना एग्जाम के, है, ऐसे समझो ना, मजा नहीं आएगा। कैसे बोलोगे आप जिंदगी में? नेवर एवर। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड, बस हो गया काम, इतना ही था समझने वाला, माथा पच्ची वाला काम इतना ही था, मेरी बकवास सुनने का इतना ही काम है। आगे तो मैथमेटिकली खेलेंगे हम, मस्त तरीके से खेलेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे अब हम सारे, ठीक है। सो ये है फॉरवर्ड बायजिंग, ठीक है सर, ओके। दूसरा क्या बात करेंगे हम? इतना ही समझो आप यार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है यार, रिवर्स बायजिंग। तो इसमें क्या करेंगे? अरे मचा डालेंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है, ओके, कूल। आगे बढ़े जल्दी से, कम ऑन, है ना। ओके गाइस, जल्दी से देख लेते हैं व्हाट इज फॉरवर्ड बायजिंग एंड व्हाट इज रिवर्स बायजिंग, और किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से बेसिक तौर पे आप इसको समझ सकते हो, ना कभी भूलने के लिए। ओके, सो कम ऑन, देखो ये डायग्राम मैंने एज इट इज बना रखा है, तो दैट्स व्हाई ये आपको और इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बोला था कि भाई कुछ डिफ्यूजन हुआ तो कुछ एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हुए, कुछ होल्स मान लिया इधर आपको दिखने लगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया, मतलब वो पोटेंशियल जो रोक रहा है इनको इधर जाने से और इधर जाने से आपस में मिलने से, ठीक है। तो अगर ये जो डायोड बना पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, अगर ये जर्मेनियम का है तो याद रखना ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोस्तों, है ना, 0.3 वोल्ट होता है, नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 0.3। मतलब वो बोलता है कि अगर जर्मेनियम का आप डायोड यूज कर रहे हो तो जर्मेनियम का डायोड बोलता है पहले मेरे को इतना वोल्टेज दो बाहर से, है, उसका इतना है, इसको आप बैरियर पोटेंशियल का नाम दे रहे हो, नी वोल्टेज भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज जिसको आप कहते हो। मतलब ये पीएन जंक्शन बोलता है तभी मैं वर्किंग करूंगा, तभी इलेक्ट्रॉन होल को आगे भेजूंगा जब पहले मेरे को इतना खाने को मिलेगा। कितना खाने को मिलेगा? 0.3 वोल्ट।
समझ रहे हो आप? तो हमेशा याद रखना जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट होता है और आपका सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट। यू हैव टू रिमेंबर। सिलिकॉन और भी खतरनाक ये बोलता है कि नहीं मेरे को तो इससे ज्यादा चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए जी मेरे को, तब जाके मैं काम करूंगा, तब जाके होल और इलेक्ट्रॉन को आपस में रिकंबाइन कराऊंगा, तब उनको अलाउ करूंगा कि इस रीजन को आप क्रॉस कर सकते हो। तो इतना पहले इनको चाहिए खाने के लिए, अदरवाइज रूट के बैठ जाएंगे यार, वो काम ही नहीं करेंगे। समझो बात को, ठीक है? तो काम ही नहीं करेंगे। तो जिसपे वो काम करेंगे वो ये है, यहां से स्टार्ट करेंगे वो वर्किंग, करंट बनाना, इनका आपस में मिलना स्टार्ट होगा तो करंट बनेगी। बट जब तक इतना नहीं दोगे नहीं बनेगी। तो देखो आ जाओ, ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो मैंने क्या किया, एक बैटरी ली, ठीक है? बैटरी का पोटेंशियल है V और बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पे कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाला मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। आप ध्यान से देखना भाई, ठीक है? तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट है तो प्लस प्लस को रिपेल करेंगे, होल्स आगे बढ़ेंगे, इन पे एक फोर्स लगेगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है? और ये इस रीजन को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे और इधर से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया आपने तो ये भी आगे को बढ़ना स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं? तो ये जो रीजन है ये ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। देखो ये डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, तो इतनी सी बची है, डिप्लेशन लेयर कम होती जाएगी है। ये डिप्लेशन लेयर आप किससे कम कर सकते हो? बैटरी क्या कर रही है, अब इनको पुश कर रही है, अब ये आपस में मिल सकते हैं और जब ये आपस में दोस्तों मिल सकते हैं तो ये करंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो इस रीजन में, होल्स इस रीजन में, और उनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। जब उनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा तो वो करंट बनाएंगे। अगर होल्स इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन इधर, तो उसके अपोजिट इधर से आपको इस तरीके से करंट बनती हुई उसमें नजर आएगी। मतलब इसको बोला जाता है जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द एन साइड, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब दिस पीएन जंक्शन इज इन वर्किंग, यू कैन से कि यहां पे जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, पीएन जंक्शन इज इन वर्किंग, ठीक है, वो वर्किंग कर रहा है, वो वर्किंग में है, हम ये बोलते हैं, हम ये नाम देते हैं उसको, ठीक है? तो मींस यू कैन से दिस पीएन जंक्शन मींस और डायोड, ठीक है, डायोड इज इन वर्किंग है, यू कैन से पीएन जंक्शन डायोड इज इन वर्किंग, आप ऐसा नाम दे सकते हो। तो इसका मतलब ये अपने इन सारे जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको एक तरीके से उनका मूवमेंट होता है, उनका रिकॉम्बिनेशन होने लगता है जब बैटरी को आप इस तरीके से, बैटरी किसका काम कर रही है, वो रुक गए थे, ये लेयर उनको आगे नहीं जाने दे रही थी तो उनको पुश कर रही है, उनको बस एक्सटर्नल एफर्ट दे रही है, उनको मूवमेंट कराने के लिए, उनको मिलाने के लिए, ये यहाँ पे बैटरी का काम है। तो बैटरी का जो एक्सटर्नल फील्ड है देखो वो इधर है, जबकि जो बैरियर पोटेंशियल का फील्ड था प्लस माइनस इधर था, बैरियर पोटेंशियल का इधर, बैटरी का इधर क्रिएट हो गया, ठीक है, बैटरी का। तो बैटरी का जो फील्ड है एक्चुअली में वो इधर है, ठीक है, और जो बैरियर का जो फील्ड था बैरियर पोटेंशियल का लेयर का वो इधर है। तो ये ज्यादा कर दो ये कम होता जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। ये देखो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ध्यान से देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नेट फील्ड होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, अगर आप नेट फील्ड निकालोगे जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो बैटरी का माइनस जो इसका अपोजिंग फील्ड है यानी बैरियर जो है, ठीक है, यहां से नेट फील्ड इस तरीके से आप बता सकते हो कि भाई इतना फील्ड बचेगा जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल है इनको मूव कराने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बाइजिंग, क्लियर? सो इन द फॉरवर्ड बाइजिंग द सिंबल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, हाउ यू कैन राइट, देखो पीएन जंक्शन, ठीक है, डायोड, ठीक है सर, इसका जो सिंबल होगा किस तरीके से बनाएंगे, जो पी साइड है देखो इसको आप इस तरीके से बड़ा बनाते हैं और ये थिक एरो बना देते हैं एक तरीके से, देखो तो ये पी साइड है, देखो समझ गए, और यहाँ पे एन साइड के लिए एक छोटी लाइन ड्रॉप करते हैं और ये बड़ी लाइन है एक तरीके से, ठीक है, ये इसका टर्मिनल और ये इसका टर्मिनल, तो इसको हम एन साइड बोलते हैं और इस वाली थिक लाइन को एरो को पी साइड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल ये रहा। तो अगर दोस्तों आपका डायोड, अब देखो इस पीएन जंक्शन की जगह आप ये डायोड लिखेंगे, मतलब ये डी हो गया आपका डायोड, ठीक है। सो डायोड ये सिंबल यूज करता है हम, ठीक है। तो आप देख सकते हो करंट, जब देख लो ना करंट, या तो ये बोलो पी साइड का जो रीजन है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब हाई पोटेंशियल से, मतलब करंट अगर पी साइड से एंटर कर रही होगी तो समझ जाना जब करंट पी साइड से एंटर कर रही है तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा ए और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा बी, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर होना चाहिए बी पॉइंट से, है ना। अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि डायोड की वर्किंग कंडीशन कैसी है, वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वो फॉरवर्ड बाइजिंग है तो वर्क कर रहा है अपने अंदर, उसका मैकेनिज्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स होल आपस में रिकंबाइन कर रहे होंगे तो करंट भी बन रही होगी। तो दो तरीके से आप पहचान कर सकते हो, पी साइड जिस पॉइंट पे कनेक्ट होगी उसका वोल्टेज हमेशा एन साइड से ज्यादा होना चाहिए, मतलब करंट आपकी पी साइड से एंटर करेगी डायोड के अंदर, देखो पी साइड से। तो समझ जाना ये फॉरवर्ड बाइजिंग का केस है, इस फॉरवर्ड बाइजिंग का इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल है, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग, ओके। अब रिवर्स बाइजिंग को जल्दी से यहां बता देता हूं, ये था आपका फॉरवर्ड बाइजिंग। फेसबुक में की बात नहीं कर रहा हूं, पता चला फेसबुक में खो गए, अच्छा सर ऐप भी है नहीं। सो अब आप इधर आ जाएं, ठीक है,
कूल। तो ये दो लेयर फिर से मैंने बना दिए, पी साइड और ये एन साइड। तो देखो यार ये थे आपके होल्स हैं, ये थे होल्स है कि नहीं, तो इजी मैन इजी। सो यहाँ पे एक लेयर बन रही थी, ठीक है, जो उनको रोक रही थी, ये थे इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये थे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, इस रीजन में होल्स थे। तो आपने क्या किया, बैटरी तो ली, लेकिन उसका नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव वाला इधर से कनेक्ट कर दिया। पंगा, दिस इज पंगा। तो दिस इज बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का फील्ड इधर को एक्ट करेगा, और जो बैरियर पोटेंशियल था आपका प्लस माइनस इधर वाला, वो इधर को एक्ट कर रहा था। तो बैटरी का पोटेंशियल आप देख सकते हो अब इधर को नहीं है, क्योंकि इधर माइनस आ गया और ये प्लस आ गया, तो माइनस प्लस तो इधर को है, ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल भी इधर है और बैरियर पोटेंशियल भी इधर है, उसका फील्ड भी इधर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो नेट फील्ड इंक्रीज कर गया, अपोजिंग है ना, आपने अपोजिंग फील्ड इंक्रीज कर दिया। बैरियर तो पहले से ही था, बैटरी भी उधर ही उसका साथ देने लगी, ये तो पंगा हो गया। मतलब डी मोटर की एंट्री हो गई आपकी लाइफ में, जो आपको मोटिवेट कर रहा था वो लेयर को कम कर रहा है, अब ये डीमोटिवेट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, देखो नेगेटिव की वजह से ये होल्स उधर ना जाके इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इधर नेगेटिव आ गया तो ये होल्स सारे अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। इधर ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो इधर को ये सारे होल अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगे। तो क्या आपको लगता है ये जो रीजन है ये बढ़ेगा और बढ़ जाएगा, देखो ये इंक्रीज हो रही है लेयर। तो यहां पे आपकी जो डी थी यानी डिप्लेशन लेयर थी, वो डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड बॉइजिंग में जो डिप्लेशन लेयर होती है इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन यहां देखो होल्स इससे और अवे जा रहे हैं, इस रीजन में तो आ ही नहीं रहे हैं, पीएन जंक्शन रीजन में तो आ ही नहीं रहे हैं, तो उनका रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा बॉस, ठीक है। तो ये तो रीजन और बढ़ गया, देखो पहले यहां से यहां तक थी लेयर, अब इतनी हो गई, तो यहाँ पे डी इंक्रीजेज, और डी इंक्रीजेज मींस इनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा। अगर रिकॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपने बढ़ाया है ये, ठीक है, तो इनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो अब ऑब्वियसली यार जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है होल्स आपस में नहीं मिल पाएंगे, रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे, तो देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन मींस देयर इज नो करंट इन द सर्किट। यहां पे कोई करंट नहीं बनने वाली है ना, यहां पे कोई करंट नहीं बनने वाली, क्योंकि आपस में मिलेंगे ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स बाइजिंग। तो रिवर्स बाइजिंग का मतलब हो गया कि रिवर्स बाइजिंग में डायोड इज नॉट वर्किंग, इज इन वर्किंग, ठीक है, इज नॉट इज इन वर्किंग, ओके। सो यू कैन से पीएन जंक्शन इज नॉट इज इन वर्किंग, मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है, वो अपोजिट सेंस में इस तरीके से वर्क कर रहा है कि आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, पीएन जंक्शन रीजन में उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से करंट भी नहीं बनेगी। रिवर्स बाइजिंग को अगर एक लिमिट के बाद आप एक्सीड करोगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट केस आने वाला है। रिवर्स बाइजिंग को एक लिमिट के बाद अगर आप एक्सीड करोगे, आप रिवर्स बाइजिंग का जो पोटेंशियल है उसको एक लिमिट के बाद उसको एक्सीड करोगे, तो क्या होता है, होल्स वाले यहाँ पे कोवैलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। होल्स वाले रीजन में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन वाले रीजन में जो होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपस में मिलना स्टार्ट करते हैं, कोवैलेंट नए बॉन्ड्स ब्रेक होने स्टार्ट होते हैं, उनकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में एक करंट बनकर तैयार हो जाती है, जिसको बाद में नाम दिया जाएगा जो आपकी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे जीनर ब्रेकडाउन होता है। जहां पे जीनर ब्रेकडाउन होता है तो रिवर्स डायरेक्शन में अचानक ही करंट बनकर तैयार हो जाती है, समझ गए। वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जिसपे बनाया गया था जीनर डायोड। तो बट अभी हम लिमिटेड यूज कर रहे हैं इसका, कौन से वाला, रिवर्स बाइजिंग। तो रिवर्स बाइजिंग में हम क्लियरली लिख सकते हैं डायोड, यू कैन से डायोड इज नॉट वर्किंग, ठीक है, इन वर्किंग, ठीक है, बस ऐसे रखो, ये वर्किंग में नहीं है, मतलब ये आपका करंट नहीं बनाएगा। तो अगर ये सर करंट नहीं बनाएगा तो इस तरीके के डायोड को जो करंट बना रहा था, जो फॉरवर्ड बाइजिंग में है, ध्यान से समझना, तो इस तरीके के डायोड को सपोज करो, फॉर एग्जांपल आपको सिखा देता हूं, फॉर एग्जांपल आप यहां पे एक डायोड लगा रखा है ऐसे, और एक रेजिस्टेंस भी है, और एक बैटरी भी यहाँ पे है, ठीक है, और आपने देखा यार ये बैटरी पी साइड से कनेक्ट है डायोड के, और इधर से एन साइड से कनेक्ट है, तो इधर से करंट जाएगी, तो क्लियर है। तो उसने बोला कि ये डायोड जो है ना भाई, ये दिख रहा है आपको, देखो पी साइड से करंट जा रही है, तो ये तो फॉरवर्ड बाइजिंग है। तो अगर ये वर्किंग में है तो उसका मीनिंग क्या है, देखो भाई, अगर ये आइडियल डायोड है, ठीक है, आइडियल, ठीक है, आइडियल डायोड का मीनिंग क्या होता है, ये याद रखना, ये सारी बात भयंकर बातें हैं। तो आइडियल डायोड के लिए जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, जब वो फॉरवर्ड बाइजिंग में होता है डायोड, ये चेक कर लो, और आइडियल डायोड चेक कर लो, अगर वो फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो ये लगभग 0 ओम लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल 0। लेकिन आइडियल डायोड है और वो रिवर्स बाइजिंग में है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है रिवर्स बाइजिंग, वो इनफाइनाइट यानी वेरी वेरी लार्ज, मैक्सिमम लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, याद रखना। तो जब ये फॉरवर्ड बाइजिंग में होता है आइडियल डायोड, तो हम इसको हटाते हैं, और जहां पी साइड और एन साइड, तो उसकी जगह एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट होगा उसमें इसकी करंट निकाली जा सकती है सिंपली। सो यू कैन रिप्लेस द डायोड इन फॉरवर्ड बाइजिंग व्हेन इज इन आइडियल सिचुएशन,
ठीक है। तो ये आप इसको हटा सकते हो और उसकी जगह एक वायर कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट टाइप की कंडीशन, क्योंकि ये अपने अंदर से करंट को पास कराने दे रहा है सर्किट में, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर वो रिवर्स बाइजिंग में है, सेम हियर नाउ यू कैन सी, मान लिया डायोड इस तरीके से कनेक्ट है, देखो ये रेजिस्टेंस है और ये आपकी बैटरी है, और डायोड यहां रिवर्स बाइजिंग में कर दो, आप ऐसे करो रिवर्स बाइजिंग में, ठीक है। ये पी साइड और ये होगी आपकी एन साइड। तो आपने देखा यार, अगर ये रिवर्स बाइजिंग में है तो देखो प्लस साइड जो है वो एन से कनेक्ट है, तो इधर से करंट जाएगी, तो एन साइड से करंट जा रही है, तो मतलब इधर से जा रही है, तो ये वाला केस हो गया। देखो, तो अगर आपने प्लस इधर कनेक्ट किया तो इधर से मान लिया इसमें करंट जा रही है, लेकिन ये तो मिलेंगे ही नहीं। तो अगर एन से करंट जाती हुई दिखाई दे, एन से डायोड में करंट देखो जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये पी साइड है इसकी, ठीक है, तो मतलब ये रिवर्स बाइजिंग का केस है। जब भी कभी देखो ना, आपने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट कर दिया, मतलब पी साइड लो पोटेंशियल से कनेक्ट हो, और जो एन साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स बाइजिंग का केस होता है। और उस केस में इस डायोड को आप रिप्लेस कर सकते हो और यहां से ये ओपन हो जाएगा, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ऐसे इसको ही हटा दो ना, देखो यहां से जब आप हटाओगे इसको तो ये ऐसे टूट जाएगा, बस ऐसे समझो, ओपन सर्किट, तो इसमें करंट ही नहीं जाएगी, तो इस ब्रांच में जो करंट होगी वो होगी जीरो। तो रिवर्स बाइजिंग में जब भी डायोड होता है उसको हटा सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो, वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा एक पर्टिकुलर लिमिट तक, जब तक वो बोलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवर्स बाइजिंग में मैंने आपको बताया जो रेजिस्टेंस लेते हैं हम डायोड का वो इनफाइनाइट लेते हैं, आइडियल मान के, उसको आइडियल मान के, ठीक है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि सर अगर ये डायोड है, मान लिया ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड है और ये इसका पी साइड है, देख सकते हो आप, ये एन साइड है, तो करंट अगर इधर से एंटर कर रही है किसी सर्किट में तो समझ जाएंगे आप करंट एन साइड से एंटर कर रही है, मतलब ये रिवर्स बाइजिंग का केस है, या है कि नहीं, ये रिवर्स बाइजिंग का केस है। इसका मतलब इस साइड में जो पोटेंशियल है बी का और इस साइड में ए का, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए से, तो जब भी एन साइड के पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो पी से, तो हमेशा रिवर्स बाइजिंग होता है, रिवर्स बाइजिंग, एंड देयर इज नो करंट, यू कैन, ये वर्किंग में नहीं मानते हम, ये जो डायोड होता है आपका, दैट डायोड इज नॉट, वी विल नॉट कंसिडर दिस इज इन वर्किंग, you can see, okay, so this is the important situation दोस्तों। what is the forward biasing, what is the reverse biasing, how to use this, थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया है, अब इसका यूज कैसे करना है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि पता तो वहीं से चलेगा, यहां से नहीं। यहां से तो हमने समझ लिया रिवर्स बाइजिंग, फॉरवर्ड बाइजिंग, सिंबल क्या है, काम कैसे कर रहा है, एंड ऑल सिंपल, ठीक है। और इसकी रिवर्स बाइजिंग में एक लिमिट को हमने एक्सीड अभी नहीं करा है, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, क्योंकि उसमें तो जीना डायोड बनने वाला है। अब मैं क्वेश्चन करूंगा मस्त तरीके से, हर तरीके के, उसके बाद जीना डायोड को समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। इससे आने वाला क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी का, किसी भी टाइप का हम सॉल्व कर पाएंगे पक्का। कैसे, देखते हैं ना बॉस। ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की मैं बात करने वाला हूं, जो हमने पढ़ा है उसका जो सबसे शानदार पॉइंट क्या होने वाला है, जिस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो उसके बेसिक लेवल है, जो उसके अच्छा लेवल है, जो और अच्छे लेवल है, उस पर डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे हम देख सकते हैं, मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले जो हमने अभी पढ़ा है पीएन जंक्शन डायोड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है दोस्तों वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमने यहां पे बात करी है रिवर्स बाइजिंग की, अभी हमने यहां पे बात करी है फॉरवर्ड बाइजिंग की, ओके, तो वो सब कुछ हम यहां पे देखने वाले हैं बॉस, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए आपको ये नाम याद रखना, डायनेमिक रेजिस्टेंस। निकालना कैसे है वो तो हमें पता ही रहेगा, लेकिन डायनेमिक रेजिस्टेंस आपका होने वाला है, दैट इज आर डी से इसको हम डिनोट करेंगे। रेजिस्टेंस तो है लेकिन डायनेमिक, इन विच केस दिस इज कॉल्ड एज द डायनेमिक रेजिस्टेंस। कम ऑन। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जो पीएन जंक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो। देखो भाई ये 0 वोल्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिन है, इधर आपकी करंट होगी और ये फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट होगी इधर, ठीक है, जो मिली एम्पियर में हम मेजर करते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग के लिए, ठीक है। और अगर रिवर्स बाइजिंग में आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो उसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिवर्स बाइजिंग में वोल्टेज अप्लाई होगा और ये फॉरवर्ड बाइजिंग में वोल्टेज अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप फॉरवर्ड बाइजिंग की अभी देखो बात कर रहे थे, तो जब आपने 0 वोल्ट दिया तो भाई जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, दो की हम बात कर रहे हैं, जर्मेनियम है आपका, सिलिकॉन है, ये डायोड, ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से अगर हम डायोड बना रहे हैं, ठीक है। तो कूल, तो इस जर्मेनियम को चाहिए एटलीस्ट 0.3 वोल्ट, तब एक्टिवेट होगा, तब करंट स्टार्ट होगी। तो वो बोलता है 0 पे नहीं काम करूंगा, 0.1 पे भी नहीं करूंगा, 0.2 पे भी नहीं करूंगा, 0.3 पे कर जाऊंगा, खुश हो गया। तो यहां से ग्राफ ये इसी वोल्टेज एक्सिस को टच करता रहेगा और जैसे ही 0.3 पे आएगा तुरंत ऊपर जाएगा, ऐसे
समझ गए। तो 0.3 पर ये वर्क कर रहा है। नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, यू कैन से द बैरियर पोटेंशियल एज वेल। तो उससे पहले देखो यहाँ पे करंट 0 ही है। आई की वैल्यू यहां 0 वोल्ट से लेके 0.3 से जस्ट पहले तक, जैसे यहाँ पे आया तुरंत ऊपर गया, तो देखो धीरे धीरे वोल्टेज और बढ़ रहा है, तो देखो करंट भी बढ़ने लगी, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ने लगी। तो ये ग्राफ इज फॉर जर्मेनियम दिस, क्योंकि 0.3 पे काम करना स्टार्ट किया। और जो सिलिकॉन वाला है सर, सिलिकॉन वाला वो तो 0.3 पे भी 0 ही करंट देगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। तो यहां तक उसके केस में करंट है। और जैसे यहां जाएगा तो देखो यहां पे जाते 0.7 पे वो करंट देने लगता है, और ये करंट बन के देखो, ये करंट बन के देखो, इस एज यू इंक्रीज द वोल्टेज नाउ द करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस सेंस। तो मिली एम्पियर में करंट फॉरवर्ड बाइजिंग में हम निकाल सकते हैं। ये सिलिकॉन के लिए यूज होगा, ये जर्मेनियम के लिए यूज होगा। तो ग्राफ किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से गिवन है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, वरना सो के ही नहीं उठेंगे। जैसे आप नहीं उठते हो जब तक मम्मा नहीं उठाते हैं जी है। तो जैसे हॉस्टल में रहते हैं दोस्त लोग ना लात मार के उठाते हैं बॉस, ठीक है, समझ के रहियो। तो ये देखो सो रहा है अभी भी, क्योंकि इसको 0.3 वोल्ट मिला ही नहीं था। इसने बोला पहले दे ये मेरे को इतना तो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो ये एनर्जी मिली ही नहीं। जैसे समटाइम कुछ लोगों की हैबिट होती है भाई बिस्तर पे बेड पे ही उनको टी चाहिए है, कॉफी वॉफी चाहिए, तब तक तो उठना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करने का, तो उनकी एनर्जी है, तो जब वो एनर्जी लेंगे तब उठेंगे, है तब उठेंगे। और आजकल हमारी एनर्जी क्या होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही उठते हैं हमारी एनर्जी क्या है, तुम्हें क्या लगता है, समझदार बन रहे हो, फोन है। सबसे पहले आप फोन देखते हो, सबसे पहले आपके हाथ में फोन आता है, तेरी कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ रात का मैसेज एंड ऑल, वो फोन पहले हमारे हाथ में आ जाता है, उसको देखते हैं। तो जब उसको देख लेते हैं बढ़िया फीलिंग आ जाती है होती है आपके अंदर, तब आप उठते हो, है समझ लो। तो एक तरीके से नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम उठेंगे ही नहीं। तो जब तक इतना वोल्टेज इनको नहीं मिल रहा, देखो इसका ग्राफ 0 0 फिर उठा, इसका ग्राफ अभी भी 0 फिर उठा है। तो आप देखो इसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन को। ओके, सो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली सिलिकॉन मोर यूजफुल होता है देन जो जर्मेनियम होता है, इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। और अगर आप नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, मतलब ये तो रिवर्स बाइजिंग का केस हो गया इधर, तो भाई इधर तो फॉरवर्ड बाइजिंग का था। तो नेगेटिव में क्या हो रहा था, नेगेटिव में 0 0 0 0, देखो नेगेटिव में बढ़ाने से तो करंट 0 हो गई थी ना। तो ये ग्राफ बढ़ा रहे हो आप, देखो पोटेंशियल बढ़ाते जाओ 0 0, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 से तुरंत नीचे ब्रेक कर जाएगा, और ये 0 से यहां से तुरंत करंट नीचे बढ़ेगी। और जब करंट इस डायरेक्शन में बढ़ती है तो दोस्तों उसको माइक्रो एम्पियर में बोलते हैं। और ये करंट हमारी जो भी होती है माइक्रो एम्पियर में, नेगेटिव में डायरेक्शन में जब आप पोटेंशियल, देखो यहाँ पोटेंशियल बढ़ाया, कुछ नहीं था, 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 एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये तुरंत ब्रेक करेगा। जिस पोटेंशियल पे ये ब्रेकडाउन होता है सेमीकंडक्टर का, जिस पोटेंशियल पे यहाँ पे, इसको नाम देते हैं बैरियर पोटेंशियल, सॉरी, इसको नाम देते हैं जीनर ब्रेकडाउन एंड जीनर पोटेंशियल होता है उसका, जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं इसको, जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। हम वैसे एक एवलांचे ब्रेकडाउन भी होता है, तो दिस इज जीनर ब्रेकडाउन इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन कर जाएगा, और अगर ये ब्रेकडाउन कर जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स बाइजिंग में भी फ्लो करने लगती है, जिसका यूज करते हैं इस जीनर कंडीशन पे, जो जीनर ब्रेकडाउन यहां पे हुआ है। और जीनर ब्रेकडाउन तभी होता है जब वो हाईली डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है, हाईली डॉपिंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि उसकी डिप्लेशन लेयर बहुत कम होगी। और जो लाइटली डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें जो रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट बनती है, जो ब्रेकडाउन होता है, उसको एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है जीनर, जिसमें हाईली डॉपिंग होती है और डिप्लेशन लेयर कम होती है, उसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट बनती है उसकी से यहाँ पे एक जीनर वोल्टेज हम उसको बोल देते हैं। और जीनर वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन का यूज करके एक डिवाइस हम बना देते हैं जिसको वोल्टेज रेगुलेटर का नाम भी दिया गया है, जो वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है किसी भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जो हाई वोल्टेज है उसको कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा जितना उसको चाहिए, वो डैमेज ना, उसको डैमेज होने से बचाता है। मोर यूजफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बता दिया, आगे मैं जब बात करूंगा तो आप समझ में आ जाएगा। मतलब आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, एक समय ऐसा जब इतना वोल्टेज बढ़ गया कि करंट बन जाएगी, है? ये कैसे बनेगी वो समझ में आएगा, टेंशन मत लो। पहले तो ग्राफ देख लो आप, ठीक है, कूल, ये ग्राफ आपने देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा डायनेमिक रेजिस्टेंस। दोस्तों अभी आपने देखा जैसे इधर करंट थी, चाहे वो रिवर्स बाइजिंग हो चाहे फॉरवर्ड बाइजिंग हो, ग्राफ थोड़ा सा कुछ ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे कर्व टाइप का, इस तरीके से। तो यहां से 0 0 0 फिर आगे बढ़ रहा है,
ठीक है। तो पता है क्या बोल रहा है कि भाई जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है ना, मतलब ये जो डायोड है आपके हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन ओमिक होते हैं, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, नॉन ओमिक होते हैं। तो ये चाहे रिवर्स बाइजिंग में काम कर रहा है चाहे फॉरवर्ड बाइजिंग में काम कर रहा है, लेकिन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। बट स्टिल यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बाय कैलकुलेटिंग द स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज जो फॉरवर्ड, क्योंकि अगर ये ओम्स लॉ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो अप्लाइड वोल्टेज है उस पर ये डिपेंड होता है। तो जब हम फॉरवर्ड बाइजिंग में अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से कुछ करंट बनती है फॉरवर्ड बाइजिंग में, जिसको हम मिली एम्पियर में काउंट कर लेते हैं एक तरीके से। तो वो बोल रहा है कि जो स्मॉल चेंज हुआ वोल्टेज में, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल, सपोज करो यहां से केवल यहां तक इतना स्मॉल चेंज हुआ, देखो ये है, ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, स्मॉल चेंज, तो इसको मान लो डेल्टा वी दिख रहा होगा, उसकी वजह से जो करंट में स्मॉल चेंज होगा, देखो ये करंट पहले इस वाले वोल्टेज पे यहाँ पे थी और इस वाले वोल्टेज में यहाँ होगी, तो स्मॉल चेंज इन करंट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालू इस पॉइंट पे, स्लोप ये देखो, ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रायंगल में बड़ा सा बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ये स्लोप है, ये पॉइंट है यहाँ पे बी और ये पॉइंट है यहाँ पे ए, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो ये मिला आपको डेल्टा वी और ये मिला आपको डेल्टा आई, ठीक है। तो स्लोप निकाल लो आप tan थीटा, तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा v, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये v बाई आई बाई वी है, तो उसको आप लिख सकते हो 1 बाई आर, तो यहां से जो r आएगा दैट इज डेल्टा v ओवर डेल्टा i, और दिस r इज कॉल्ड एज डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसी को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब भी डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेगा, मतलब पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहा है, आईवी ग्राफ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको स्मॉल चेंज इन वोल्टेज पता होना चाहिए, स्मॉल चेंज इन करंट पता होना चाहिए, बात खत्म। करना वैसे ही है, हाँ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बात खत्म, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को लगा कि ये मेरे को आपको बताना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, तभी आपके समझ में सारी चीजें आएंगी, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली में प्रैक्टिकल इसका यूज कैसे हो रहा है और इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। है जी, ठीक है, बहुत बकवास कर रहा हूं मैं आज, कंटिन्यू सुनते रहना, बढ़िया से नोट्स बनाते रहना, ठीक है, ओके। तो इसको थोड़े से एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि बेसिक सा एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पहचान करो, पहचान कौन कि कौन सा फॉरवर्ड बाइजिंग में है, कौन सा रिवर्स बाइजिंग में, वो कर भी लोगे आप, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूं अपनी तरफ से। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जीना डायोड को पढ़ेंगे, क्या हो जाती जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो भाई एक पर्टिकुलर वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है सेमीकंडक्टर में, तो उसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में करंट बन जाती है। फिर उसकी बात करेंगे, उसको न्यूमेरिकल की बात करेंगे, बहुत 100% चांस है क्वेश्चन आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे। पिछली बार भी नीट में नहीं आता, जेई में आता, हर टेस्ट में आता, लगभग हर जो आपके सेट बने थे, मतलब अगर 6 थे तो 4 में तो आया ही था इस तरीके से, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर, नीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ओके। सो कम ऑन, तो देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो आपको इस तरीके की सिचुएशन दे रखी है गाइस, ओके। अब इससे देखो आपका नाता बड़ा पुराना है जी, इससे आपका नाता इसके साथ बड़ा पुराना है। तो पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बताओ ये जो है डायोड, ये फॉरवर्ड बाइजिंग में है या रिवर्स बाइजिंग में है। क्या बात कर दी यार, कर देंगे ना, यस कर देंगे, कम ऑन। तो क्या देखना होता है, ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये है, और ये जो एरो है ये पी साइड को दर्शाता है, ये एन साइड को दर्शाता है, तो एन टाइप पी टाइप। तो आपने देखा यार, पी साइड से कनेक्टेड पॉइंट पर वोल्टेज 0 है तो ग्राउंडिंग है तो 0 वोल्ट है, और एन साइड वाले से 2 वोल्ट है, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो एन साइड से ज्यादा वोल्टेज कनेक्ट है, मतलब करंट इधर से आएगी, मतलब रिवर्स बाइजिंग। जब करंट आपका एन साइड से एंटर करे, मतलब जब एन को आप हाई वोल्टेज पे कनेक्ट कर देते हैं और पी को लो वोल्टेज पे कनेक्ट कर देते हैं तो रिवर्स बाइजिंग का केस बन जाता है कि नहीं? यस, तो दिस इज रिवर्स बाइजिंग, ओके सर। सो कूल, अब आप समझदार हैं, ये हो गया 5 वोल्ट, ठीक है सर, ओके, सो कूल। और इस तरीके की सिचुएशन आपको दे रखी है, ये हो गया आपका इस तरीके। उसने बोला कि बताओ, अब बताओ जरा, उसने बोला अब बताओ, तो उसने बोला यार ये पी साइड है, बस आपने पी समझना है और एन देखना है। तो इधर से 5 वोल्ट कनेक्ट है, पी साइड से ये 5 वोल्ट है, और एन साइड से आपका 0 वोल्ट है, उत्तरी एन साइड पे कम वोल्ट है, इधर ज्यादा है, तो करंट इधर से आएगी, तो करंट पी साइड से एंटर कर रही है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग का केस है ये तो फॉरवर्ड बाइजिंग का केस है। मजा आ गया भाई, कर लेंगे भाई, मतलब कोई भी सिचुएशन आपको दे दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फॉरवर्ड बाइजिंग, व्हाट इज रिवर्स बाइजिंग, ओके। सो कूल, आप समझदार हो रखे हैं। तो उसने बोला कि यार सर अब की बार ये मैंने लिया 5 वोल्ट माइनस में, और ये लिया एक मैंने डायोड, यहाँ पे मैंने ले लिया -2 वोल्ट। तो इस बार दोनों साइड में 2 मतलब नेगेटिव में है, ये पी साइड है ये एन साइड है, लेकिन एन साइड में -2 वोल्ट है और पी साइड में -5 वोल्ट है, और -2 -5 से ज्यादा होगा क्योंकि ये माइनस में कम है, ये माइनस में ज्यादा है, तो ये ज्यादा है एक्चुअली में, ये कम है, तो एन साइड पे वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो इधर से करंट आएगी, तो रिवर्स बाइजिंग है सर, कर देंगे ना आप।
मैं समझ रहा हूँ, अब आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन आई तो आप कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से, हर कैटेगरी के जैसे आता है आएगा उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देख लो। प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, कंसेप्ट अप्लाई करना सीखना, उसके बाद डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम मतलब जिस टाइप के आ सकते हैं सब सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो आप देखो पहले इसको कैसे हैंडल करना है उसको देखेंगे, ठीक है। उसने बोला अ 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। तो डायग्राम दे रखा है। सबसे बढ़िया बात तो यही है, एज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 0 इन फॉरवर्ड बाइजिंग। ओहो हो, अगर वो फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो उसका रेजिस्टेंस 0 मान के चलना है, अगर वो रिवर्स बाइजिंग में है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मान के चलना है बॉस, इन्फिनिटी है कि नहीं। तो वो बोल रहा है, ये मैंने बताया था अभी आपको, उसने बोला कि द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए। ला आ जाओ, तो ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ओके सर। और एक डायोड ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, और वो बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है। वो बोलता है ए पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो बैटरी का और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये डायोड है आपका D2 मान लो, इसको D1 मान लो, और रेजिस्टेंस क्या दे रखे 10 एंड 10, तो 10 ओम एंड 10 ओम। तो बताओ यहां से कितनी करंट सप्लाई कर रहा होगा अगर ए पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो भाई ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव टर्मिनल करंट यहां से आएगी तो करंट यहां से आएगी, तो करंट हमें निकालनी है बेसिकली। वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितनी है। तो देखो दोस्तों, देखो ध्यान से देखो। तो उसने बोला कि डायोड जो है अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो 0 रेजिस्टेंस मान के चलेंगे उसका खुद का, और अगर रिवर्स बाइजिंग में है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान के चलो, मतलब आइडियल डायोड मान के चलना है यार, कम ऑन। सो जब भी कभी आप किसी भी सर्किट में करंट निकाले और उसमें देखो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें यूज हो गया, एक तरीके से डायोड यूज हो गया, तो दोस्तों किसी भी ब्रांच में किसी रेजिस्टेंस में करंट अब होगी या नहीं होगी, मतलब होगी या जीरो होगी, वो डिपेंड करेगा कि डायोड उसमें लगा है कि नहीं। अगर उसमें डायोड लगा है तो डायोड पे डिपेंड करेगा। अगर डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो डायोड उसको पास कराने देगा करंट अपने अंदर से, और अगर डायोड रिवर्स बाइजिंग में है तो वो ब्रेक हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट नहीं जाएगी तो रेजिस्टेंस भी यूज नहीं होगा। बस सिंपल सा लॉजिक। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि विच वन इज इन रिवर्स बाइजिंग और फॉरवर्ड बाइजिंग। तो यहां से करंट डिवाइड होगी। लेट्स सी कुछ करंट इधर गई I1, कुछ करंट इधर गई, लेट्स सी I2 मतलब देखो आप खुद ही, तो ये I1 अगर इधर जा रही है तो N साइड से P साइड जा रही है, और ये तो रिवर्स बाइजिंग हो गया। तो अगर ये रिवर्स बाइजिंग हो गया तो ये टूट जाएगा, ये ओपन सर्किट है। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो ये जो रेजिस्टेंस इसमें यूज हो रहा है इसमें करंट ही नहीं जाएगी, तो ये यूज ही नहीं होगा। वी कैन नेग्लेक्ट, वी कैन कैंसिल दिस रेजिस्टेंस इन कैलकुलेशंस, ओके। तो ये पूरी ब्रांच बेकार हो गई अब, ठीक है, क्योंकि इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें रिवर्स बाइजिंग में था, आप समझ गए होंगे। अब जो भी करंट जा रही थी I, वो ही I2 है, तो सारी I2 के फॉर्म में इसमें जाएगी, और ये P से N जा रही है। तो ये डायोड देखो फॉरवर्ड बाइजिंग में है, ये डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में है, मतलब अगर ये फॉरवर्ड बाइजिंग में है मींस ये अपने अंदर से करंट को पास कराने देगा, और ये करंट इससे 10 ओम में चली जाएगी, और 10 ओम में जाएगी तो वापस आ जाएगी। मतलब यहां से जो करंट है, ठीक है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है आपको, बैटरी का पोटेंशियल कितना दे रखा है 2 वोल्ट, मतलब यहां पे प्लस और ये माइनस, ये 2 वोल्ट है, तो V/R, तो एक ही R है जो यहाँ पे काम कर रहा है, V है 2, एक ही R है 10, तो आ गया 0.2 एम्पियर। नाउ दिस इज योर आंसर, सिंपल है, बस अप्लाई कैसे करना है ये समझना है। और जब ये फॉरवर्ड बाइजिंग हो तो इसको हटा के, जब इसका खुद का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसको हटा के आप सिंपली ऐसे बना सकते थे कि इसकी जगह जहां पे ये कनेक्ट है, मान लो इस पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इसकी जगह बस एक वायर को आप कनेक्ट करेंगे और ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हैं पूरे सर्किट में केवल एक बैटरी नजर आएगी और ये 10 ओम, तो सारी करंट इसमें ही तो जा रही होगी। I = V/R कर लेना, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू क्रैक द क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप बेसिक कंसेप्ट, होप सो। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज करते रहेगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे सॉल्व करने हैं। ओके कम ऑन। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को क्रैक करने में, इस क्वेश्चन को समझने में, जो भी बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा उसको एप्लीकेशन करने में मस्त तरीके से दिमाग के तार खुलने वाले हैं। बहुत 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। वी गो एंड यू जस्ट रीड द क्वेश्चन, उसमें जो गिवन डेटा है, डायग्राम मैंने भी बना लिया है आपने, और आपने पढ़ के एक बार समझ लेना है उसको क्या बोला गया। भाई क्वेश्चन में बहुत क्लियरली डायरेक्ट डायग्राम दे रखा है और बस पूछा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट I1 एंड I2 आर रेस्पेक्टिवली, तो बताओ I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। और देख लो डायग्राम में I1 का है, I2 का है। ये बोल रहा है ये बैटरी है, सपोज करो ये बैटरी है, ये माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल, यहाँ से करंट जा रही होगी I, तो इसमें जाएगी, फिर इसमें आएगी, फिर यहाँ तक तो करंट I। उसने बोला इस जंक्शन पॉइंट पे करंट कुछ इधर चली गई, दैट इज I1, और जो करंट इधर गई दैट इज I2। दिख रहा है आपको। तो वो पूछ रहा है I1 की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी है, और वो पूछ रहा है I2 की वैल्यू बताओ यहाँ पर कितनी है। और ध्यान से देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले, भाई आपको पता है ओम्स लॉ यूज करोगे V = IR, और अगर सिंगल R है तो R लेंगे, नहीं बहुत सारे हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। बट अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में डायोड यूज हो जाए
डायोड यूज हो जाए तो डायोड पे डिपेंड करेगा। मैंने फिर से बोल रहा हूं कि जिस भी रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में डायोड कनेक्ट होगा तो डायोड को चेक करना है कि वो फॉरवर्ड वाइजिंग में या रिवर्स में, उसी के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करना। ठीक है, कम ऑन लेट्स सी। सो देखो यहां से जब करंट डिवाइड हुई आई तो कुछ करंट इधर गई, जब करंट इधर जा रही थी I2 तो वो P साइड से जा रही है, देखो P साइड से N, तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइजिंग में है। क्लियर हो गया। तो अगर ये डायोड फॉरवर्ड वाइजिंग में है तो मैंने आपको बताया उस डायोड को हटाना है, ठीक है, और उसकी जगह एक वायर कनेक्ट कर देना है बस। तो इस डायोड को आप हटाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट, और इसमें एक वायर कनेक्ट कर देंगे और इस वाली ब्रांच में करंट इस तरीके से आपको I2 नजर आ रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, जब ये करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इसमें से इधर जाएगी, तो जो करंट इधर जा रही है देखो P साइड से N साइड जा रही है, ये डायोड भी फॉरवर्ड वाइजिंग हो गया, तो ये भी फॉरवर्ड वाइजिंग हो गया, तो इसको भी हटाना है और इसकी जगह एक वायर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो फॉरवर्ड वाइजिंग है, वर्किंग करेगा, करंट को पास होने देगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, क्योंकि हमें केवल जब भी सर्किट में डायोड होते हैं तो डायोड की कंडीशन चेक करनी होती है, वो रिवर्स में है फॉरवर्ड में है। रिवर्स में होता तो उसको ओपन कर देते, उसमें करंट ही ना जाती। फॉरवर्ड में है तो उसको हटा दिया उसको आइडियल मान के, और वहां पे एक वायर हमने कनेक्ट कर दिया। सिंपल। अब ध्यान से देखो, हमें निकालनी है I1 की वैल्यू, हमें निकालनी है I2 की वैल्यू। तो सिंपल है, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना आपको, टोटल करंट निकालनी पड़ेगी ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो वायर है लास्ट वाला, ये एक विदाउट एनी रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर है, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे। यार हो गया मामला फिट। तो इसका मतलब ये पॉइंट अगर A है, कुछ ये B है, तो A और B का पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम नहीं हो जाएगा, क्योंकि देयर इज ए कंडक्टिंग वायर, शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गई। तो जो भी करंट इधर से आएगी वो इसमें जाएगी नहीं, वो इधर जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं हम, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। अगर इसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो ये रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। अगर आप इसको यहां से रिमूव करोगे, देखो रिमूव कर दो, तो अब ये वायर यहां से लेके यहां तक पूरा एज इट इज, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी एलिमेंट है, नो बैटरी नो रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो C और इसको D मान लो, तो आप देखो C और D इक्वल हो गए, मतलब इनके बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो हो जाएगा। मतलब इसमें जो I1 जा रही है वो जाएगी ही नहीं, तो I1 यहां जीरो ही रहेगी, I1 यहां जीरो ही रहेगी, वो जाएगी नहीं, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ये वायर इससे कनेक्ट है डायरेक्टली, इसने इन दो एंड का पोटेंशियल सेम कर दिया है, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब इसको भी हटा दो, ये काम का नहीं है। तो यहां से एक चीज तो मिल गई कि I1 हमारे 0 एम्पियर है। अरे अमेजिंग मैन। ठीक है, मतलब ये सिंपल सर्किट बन गया कि यहां से जो I आई थी वो इधर जाएगी और वही I2 है, तो यहाँ I ही I2 है और वो इसके थ्रू होके वापस बैटरी में आ जाएगी। तो बैटरी केवल 2 ओम को करंट यहाँ पे 2 किलो ओम को सप्लाई कर रही है, तो जो I है वही I2 है, और V बाई R, मतलब यू कैन राइट दिस इज V10 by 2 into 10⁻³ यानी 5, तो आएगा 5 into 10⁻³ यानी आएगा 5 मिली एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई, या I बोलो नेट करंट बैटरी की 5 मिली एम्पियर। दिस इज योर आंसर, यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शन, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। होप्स आप समझ गए होंगे मस्त तरीके से। ठीक है, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बोला मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो सिखाने वाला हूं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप समझ गए होंगे आप, है ना, फिर से रिपीट करके देख लेना मस्त तरीके से, क्या किया कैसे किया, जो इलेक्ट्रिसिटी में कंसेप्ट पड़े थे वो भी यूज हो रहे हैं और डायोड यूज हो रहा है, बात खत्म। ठीक है, ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में। पढ़ लो, खुद ही एहसास कर लो, एक्सपीरियंस करो, खुद ही पढ़ो, खुद ही देखो क्या डेटा गिवन है, क्या बोल रहा है डायोड के बारे में। 2 डायोड है, D1 एंड D2, डायग्राम आपके पास है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं मस्त तरीके से। उसमें बोला था सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर कंटेन्स 2 डायोड्स D1 एंड D2, ओके, ईच विद द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। मतलब अगर ये डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में होंगे तो इनका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा ईच का वो 50 ओम होगा। मतलब यहां पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 नहीं माना गया, डायोड का भी कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, समझना, तो कंसीडर करेंगे डायोड का रेजिस्टेंस दे रखा है, पर ये तभी लेना है जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फॉरवर्ड कंडीशन में होंगे डायोड्स। ठीक है, फिर आगे उसने बोला कि अगर बैकवर्ड रेजिस्टेंस है विद इनफाइनाइट, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा भाई, बैकवर्ड कंडीशन है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला तो द बैटरी, इफ द बैटरी वोल्टेज इज दिस एंड द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस का मतलब ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, और मैंने एक रेजिस्टेंस गड़बड़ लिखा है, ये 50 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसमें कितनी करंट हो, देखो यहां से करंट निकलेगी, ठीक है, ठीक है, जो इसमें निकलेगी वही तो इसमें होगी, वो आई निकालनी, मतलब बैटरी से निकलने वाली नेट करंट निकालनी है आपने एक तरीके से, भाई वही तो उसमें होगी, भाई घूम फिर के यहीं पे आ जाएगी तो आई निकालने के लिए आपको नेट वी चाहिए और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, बात खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। वी आपको दे रखा है 6 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस देख लो, डिपेंड करेगा डायोड्स
फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, कम ऑन। तो जो करंट यहां से जाएगी कुछ इधर गई मान लिया, तो जो करंट इधर जा रही होगी वो एन से पी जा रही है, तो रिवर्स बाइजिंग हो गया, यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट ही नहीं जाएगी, तो ये नेग्लिजिबल हो गया, ये ब्रांच ही बेकार हो गई, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि रिवर्स बाइजिंग है, तो ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, कूल। अब ये सारी करंट सीधे आगे चली जाएगी, तो जब ये आगे जाएगी तो P है, ये N है, तो ये तो फॉरवर्ड बाइजिंग है, और अगर ये फॉरवर्ड बाइजिंग है तो फॉरवर्ड बाइजिंग में रेजिस्टेंस डायोड का रखा है 50, तो 50 रेजिस्टेंस डायोड का भी लेंगे 50 ओम। ये मैंने जस्ट सिंबल बनाया आपको समझाने के लिए कि ये जो करंट है ये डायोड के रेजिस्टेंस से भी पास होगी और इससे भी पास होगी और यहां से डायरेक्ट इससे भी पास होगी। तो देखो 3 रेजिस्टेंस से एक करंट पास हो रही है, मतलब नेट रेजिस्टेंस आपका आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में है, ये डायोड वाला है, इसको D मान लो, तो दिस इज 50 और इसके साथ कनेक्टेड है 150 प्लस ये आपका 100 और ये बन गया कितना, ठीक है। सो दिस इज 200 दैट इज 300, इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ गया। यहां पटक दो तो 6/6 ये हो गया कैंसिल, यानी आपका दिस इज 2 एंड दिस इज 2/100। तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों 0.02 एम्पियर, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो अगर मिली एम्पियर में आपने लिखना है क्योंकि ये 0.02 है, तो आप इसको 20 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जैसे भी ऑप्शन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो कूल, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। एंड बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में यहाँ पे डायोड है तो उसका खुद का रेजिस्टेंस भी दे रखा था, वो भी लेना है, इस बात का ख्याल रखना। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस कैटेगरी के और मस्त तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, किस तरीके से आने हैं, किस तरीके से आएंगे, और अब मैं बात कर लेता हूं जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन जेनर डायोड, उस पर डिपेंडेंट कंसेप्ट की, उसके क्वेश्चन की। ओके, हो गया, इसको एक क्वेश्चन और करते हैं यार, एक क्वेश्चन और करते हैं इस लेक्चर में, इसी को हम बस कंसिडर करते हैं। उसके जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो आपके सेल वेल भी आएंगे, सोलर सेल वगैरह आएंगे, एलईडीज वगैरह आएंगे, और जो ब्रेकडाउन वाला जो मैं केस, जेनर ब्रेकडाउन वाला मैं केस आपको बता रहा हूं, ठीक है, जेनर डायोड की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप कर लेंगे बढ़िया तरीके से। उसमें जो मेन कंसेप्ट है वो सारे कर लेंगे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट एटलीस्ट आपके बेसिक तौर पे तो क्लियर हो ही चुके हैं और इससे आने वाले क्वेश्चन भी अब आप क्रैक कर सकते हो। सो एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। उसने बोला कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, assume diodes are made of silicon। ठीक है, वो सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है, वो सिलिकॉन का बना हुआ है जो डायोड है। तो एक डायोड है D1, एक डायोड है आपके पास D2, और सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। तो ये सिचुएशन है, ओके सर, और यहां पे एक डायोड लगा दिया गया है, ओके कूल, और यहां पे एक डायोड लगा दिया गया है, बढ़िया है सर, और यहां पे फिर पोटेंशियल आपको गिवन है इस साइड में, दैट इज 4 वोल्ट, ठीक है, और इस साइड में 20.7 वोल्ट, और यहां पे कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, दैट इज 2 किलो ओम। ये डायोड है लेट्स से D1 और ये डायोड है लेट्स से D2, ठीक है। तो उसने बोला कि ओके एज्यूम डायोड्स, दोनों ही डायोड आपके सिलिकॉन के बने हुए हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जो सिलिकॉन का डायोड है भाई, हमें पता है उसका कट ऑफ वोल्टेज भी होता है, अगर इसने नहीं गिवन होता तो हम उसको लेते। तो सिलिकॉन जब भी जर्मेनियम की बात करेगा तो उसका खुद का पोटेंशियल होता है, नी वोल्टेज जिसको आप बोलते हो, कट ऑफ वोल्टेज जिसको बोलते हो, बैरियर पोटेंशियल कह सकते हो आप उसका एक तरीके से, वो होता है 0.3 और सिलिकॉन का होता है 0.7, और वो उसमें दे भी रखा है। तब जाके हमारे से पूछा गया कि करंट बताओ आई कितनी होगी, तो भाई हमें इसमें करंट बतानी है रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो देखो ये वोल्टेज इस पॉइंट का ज्यादा है और ये वाला कम है, तो करंट यहां से स्टार्ट होगी, तो जब करंट यहां से स्टार्ट होगी इसमें जाएगी, फिर यहां तक पहुंचेगी, तो कुछ करंट इधर जाएगी, जो इसमें जा रही है देखो P साइड से N जा रही है, तो ये तो फॉरवर्ड बाइजिंग हो गया, ये वाला डायोड, ठीक है, और दोनों ही सिलिकॉन के बने हुए हैं। लेकिन जो करंट इधर जाएगी, तो ये देखो ये N से P जा रही है, तो रिवर्स बाइजिंग हो गया, तो ये तो ओपन सर्किट है, तो इसमें तो करंट 0 होगी, इधर जाएगी नहीं, तो करंट इधर ना जाके इधर जाएगी, अब देखो इधर ऐसे, और सीधे जाएगी मिनिमम वोल्टेज 4 तक। तो करंट की जब यहां से चलेगी तो अब आप केवीएल यूज कर सकते हो डायरेक्टली, केवीएल यू कैन यूज, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सबको पता है। इस पॉइंट से स्टार्ट करो, यहां रुकना जाके, तो यहां पे वोल्टेज कितना है, ये रहा 20.7, और जैसे देखो आपने यहां से चलना स्टार्ट करना है, करंट भी धरी, तो माइनस आई, भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, IR, और चूंकि करंट के डायरेक्शन में तो माइनस, तो IR 2 × 10⁻³ समझ गए आप। फिर इधर जाएंगे, तो ये डायोड तो फॉरवर्ड बाइजिंग है और ये तो सिलिकॉन का बना हुआ है, तो उसका खुद का पोटेंशियल दे रखा है, तो ये प्लस ये माइनस, तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह बैटरी लगा देंगे, ठीक है, प्लस माइनस, जिसका वोल्टेज होगा 0.7, क्योंकि सिलिकॉन का बना है उसका खुद का वोल्टेज होता है, तो डायोड को हटा के एक बैटरी लगाएंगे, इधर P साइड है इधर N है, तो प्लस से माइनस जा रहा है, तो जब आप प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस 0.7 है, और फिर यहां से डायरेक्ट 4, तो इक्वल टू कर देंगे 4। ये मैंने सब कुछ सिखा रखा है आपको, ठीक है। तो यहां से देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 20 बचा, और इधर 4 को लेके आ जाओ, इधर को I × 2 × 10⁻³ इधर चला जाएगा, तो बचा 16, दैट इज I × 2 × 10⁻³
ये हो गया कैंसिल 8, तो 8/10⁻³ तो दिस इज योर आई। सो आई को आप लिख सकते हो 8 मिली एम्पियर, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। सो दिस इज 8 मिली एम्पियर, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके, सो मस्त तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट, होप सो मैंने जो डिस्कशन कराया दोस्तों आपने उसको समझा होगा, उसको आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। बाकी क्वेश्चन जाके आप सॉल्व करें, फोड़े उनको, हर कैटेगरी क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, बस केवीएल अप्लाई करना आना चाहिए। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो वो आपको मैंने सिखाई रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी बचे हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे मस्त तरीके से, ऑसम तरीके से। जैसे मैंने आपको बोला हर कैटेगरी क्वेश्चन आपको सिखा के रहूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।